जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। तो चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस मैप को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि पूरी दुनिया इस मैप को देख रही है, क्योंकि यह मैप है लाल सागर और अरब सागर का। और इसमें यह दिखाया गया है कि भारतीय नौसेना ने पिछले 24 घंटे के अंदर कहां-कहां युद्धपोत तैनात किए हैं। और कोई ऐसे वैसे युद्धपोत नहीं है, हम बात कर रहे हैं मिसाइल डिस्ट्रॉयर की। और जिन्हें नहीं पता, तो नौसेना में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, और एयरक्राफ्ट कैरियर से ठीक नीचे आता है मिसाइल डिस्ट्रॉयर। और भारत ने ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिए हैं यमन के हुती विद्रोहियों को काउंटर करने के लिए। और इस तैनाती को देखकर दुनिया भर के तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत यहां पर कुछ बड़ा कर सकता है। ऐसा क्यों, आप खुद देख लीजिए। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, भारत का एक युद्धपोत आईएनएस कोलकाता तैनात किया गया है बिल्कुल लाल सागर के मुहाने पर। जिन्हें नहीं पता, आईएनएस कोलकाता बहुत ही ज्यादा बड़ा, महंगा और खतरनाक हथियार है। इसकी तैनाती लाल सी के बिल्कुल मुहाने पर करना एक बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, हमने अपना दूसरा युद्धपोत तैनात किया है आईएनएस कोची नॉर्दर्न अरब सी में। यानी कि आप देख सकते हैं ओमान पाकिस्तान के बीच का जो समुद्र है, बिल्कुल वहां पर तैनात किया गया है। और इसके ठीक सामने अरब सागर का वह मुहाना है जहां से दुनिया भर का करीबन 40% तेल होकर गुजरता है। और क्योंकि खबरें यह आ रही थीं कि जो भारतीय सीप पर अब से कुछ दिन पहले हमला हुआ, वह हमलावर ड्रोन या मिसाइल ईरान की जमीन से आई है। इसीलिए भारत ने यह युद्धपोत वहां तैनात कर दिया है, ताकि अगर भविष्य में उस इलाके की तरफ से भारत पर कोई भी ड्रोन या मिसाइल अटैक होता है, तो आईएनएस कोची उसे काउंटर करेगी और उसे रास्ते में ही ध्वस्त कर देगी। तीसरी डिप्लॉयमेंट की गई है भारत के उस इलाके में जहां पर अब से कुछ दिन पहले शिप पर हमला हुआ था। वहां पर हमने 3 युद्धपोत तैनात किए हैं, जिनमें से 2 है आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस चेन्नई। एक तरीके से यह चेक पॉइंट की तरह इस्तेमाल की जाएगी। जैसे कोई भी शिप आ रही है भारत में, उसकी जांच पड़ताल की जाए। अगर वहां पर किसी प्रकार का हमला उस पर हो जाता है तो उसे तुरंत मदद दी जाए और जरूरत पड़ने पर काउंटर अटैक भी किया जाए हमलावर पर। इसीलिए 3 युद्धपोत सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, पूरे अरब सागर और लाल सागर पर नजर रखने के लिए, सर्विलांस करने के लिए, जासूसी करने के लिए हमने सी गार्डियन ड्रोन तैनात कर दिए हैं, जो हमने अमेरिका से किराए पर लिए थे। इसके अलावा P-8A पोसिडन एयरक्राफ्ट भी सर्विलांस के लिए तैनात किए गए हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। हमने सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट ये किया है कि 4 शक्तिशाली मिसाइल युद्ध पोत तैनात किए हैं। जी हां, मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है। और यह ब्रह्मोस मिसाइल जमीन पर भी हमला कर सकती है, और हवा में भी किसी प्रकार का ड्रोन आ रहा है, लड़ाकू विमान आ रहा है, उस भी मारकर गिरा सकती है। लेकिन सबसे खास बात यह, युद्धपोत क्या पता कितने महीनों तक तैनात रहे। ऐसे में यहां पर जो क्रू मेंबर है, उन्हें खाना पानी इनकी जरूरत पड़ सकती है, हथियारों की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए आईएनएस दीपक को तैनात कर दिया गया है, जो इन युद्धपोतों को मदद करेगा इन मामलों में। यानी कि आप देखिए कि भारत ने पूरा एक चक्रव्यूह रच दिया है, क्योंकि कहीं जो आरोप लग रहे थे कि ईरान हमले करवा रहा है, कोई कह रहा था हूती हमले करवा रहे हैं, कोई कह रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो भारत को इस मामले में घसीटना चाहती है, वह हमले करवाकर भारत को भड़का रही है। तो भारत ने इस 7 पॉइंट फॉर्मूला से जितने भी युद्ध को तैनात किए हैं, उससे पूरा अरेबियन सी कवर हो गया है। पूरा का पूरा जो रेड सी है वह कवर हो गया है। यानी कि अगर कहीं से भी हमला होगा तो भारत को पहले ही पता चल जाएगा और भारत उसे रोक देगा। लेकिन कई जो एक्सपर्ट है, उनका मानना है कि इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट आम बात नहीं है, क्योंकि भारत ने जिस लेवल के हथियार तैनात किए हैं, ऐसे हथियार अमूमन युद्ध जैसी स्थिति में तैनात किए जाते हैं, दुश्मन को ध्वस्त करने के लिए। इसके अलावा राजनाथ सिंह जी, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया है कि सरकार पाताल से भी हमलावरों को ढूंढ निकालेगी और उन्हें सजा दी जाएगी, और भारतीय नौसेना अपनी ताकत दुनिया को दिखाएंगे। इससे पता यह लगता है कि भारत को इस बात की संभावना है हमलावर यानी कि यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ
कोई एक्शन लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। अगर उन्होंने कोई भी हमला अब आने वाले दिनों में भारतीय शिप पर किया। हालांकि भारत सरकार के इस बयान और इस पूरी डिप्लॉयमेंट को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या भारत बदला लेगा इन हमलों का, या फिर ये सिर्फ सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, दूसरी जो खबर निकलकर सामने आ रही है, आप स्क्रीन पर जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इनका नाम है हेवियर माइली, और पिछले कई महीनों से यह भारत के लिए बड़ा सरदर्द बने हुए थे। कारण यह है कि यह व्यक्ति भारत के भविष्य के खजाने पर बैठा हुआ था, और खजाना भी कोई ऐसा वैसा नहीं। दरअसल भारत इसे हर हाल में पाना चाहता था, क्योंकि यह भारत को भविष्य में आर्थिक सुपर पावर और वर्ल्ड फैक्ट्री का किताब अकेले दम पर दिला सकता था। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस साल के मध्य तक हमें यह खजाना लगभग मिल गया था, हमारे हाथ लग चुका था। लेकिन इन वक्त पर इस व्यक्ति की एंट्री होती है, हेवियर माइली की, और उनके आने भर से भारत के हाथ ये खजाना लगते लगते ऐन वक्त पर रह जाता है, और भारत चिंता में डूब जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति सिर्फ आता नहीं है बल्कि एक देश का राष्ट्रपति भी बन जाता है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका के सबसे इंपॉर्टेंट देश अर्जेंटीना की। जी हां, अब से 2 महीने पहले अर्जेंटीना में सत्ता परिवर्तन हो जाता है और हेवियर माइली बन जाते हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। और उनकी जो विचारधारा है वह पहले वाली सरकार से बिल्कुल विपरीत थी, और इन्होंने ये कहा था कि जब ये सत्ता में आएंगे तो पुरानी सरकारों के सारे फैसले पलट डालेंगे, कई बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं उन्हें बर्खास्त कर देंगे, और सेंट्रल बैंक, जैसे कि भारत में आरबीआई है, ठीक वैसे ही अर्जेंटीना में उनका भी एक सेंट्रल बैंक है। तो इनका दावा था कि इस सेंट्रल बैंक को भी यह समाप्त कर देंगे, और अर्जेंटीना की जो लोकल करेंसी है पेसो, उसे समाप्त करके अमेरिकी डॉलर को ही अर्जेंटीना की लोकल करेंसी बना देंगे। और अब तक जो इन्होंने वादे किए थे पिछले 2 महीने में पूरे करने भी शुरू कर दिए थे। कई जो बड़े मंत्रालय थे उन्हें समाप्त कर दिया है, 10,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है, और आने वाले समय में यह सेंट्रल बैंक को भी बर्खास्त करने की तैयारी कर रहे हैं। और पूरी संभावना है कि 2024 के अंदर अर्जेंटीना की लोकल करेंसी डॉलर बन सकती है। तो खैर, यह तो उनकी सरकार, उनके वादे और उनके फैसलों की बात हो गई। बात करते हैं भारत की। दरअसल भारत टेंशन में इसलिए था क्योंकि भारत पिछले 2.5 सालों से कोशिश कर रहा है कि अर्जेंटीना के अंदर लिथियम आयन के बहुत ही विशालकाय भंडार मौजूद हैं, और भारत ये हर हाल में चाहता है, क्योंकि आने वाले समय में हर एक चीज़ इलेक्ट्रीफाई होने वाली है, खासकर कि वाहन, जैसे कि कार, बाइक, ट्रक, हर एक प्रकार का वाहन इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। और जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है उसमें चाहिए आपको बैटरी, जो बनती है लिथियम आयन से। हालांकि हाल ही में भारत के अंदर लिथियम आयन की खोज हो चुकी है, बड़े बड़े भंडार भी मिले हैं, लेकिन फिर भी हमें और लिथियम आयन चाहिए। इसका कारण यह है कि आने वाले समय में वर्ल्ड पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ रही है, तो डिमांड भी इलेक्ट्रिक चीज़ों की तेजी से बढ़ेगी, और इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिथियम आयन चाहिए होगा वर्ल्ड डिमांड को पूरा करने के लिए। क्योंकि हम सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन अपने देश में नहीं बेचना चाहते, हम इनका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वह भी मेगा लेवल पर, जिससे कि भारत को वर्ल्ड फैक्ट्री का खिताब मिले और भारत एक आर्थिक सुपर पावर बन सके। और इसीलिए भारत इस वक्त लिथियम आयन के बड़े बड़े रिजर्व एक्वायर कर रहा है। जहां हमें थोड़ा मिलता है हम थोड़ा ही एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले समय में लिथियम आयन के भंडार जिसके हाथ में होंगे, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग चेन उसके हाथ में होगी। और इसीलिए पिछले 2.5 सालों से हम अर्जेंटीना में ज्यादा से ज्यादा लिथियम आयन के भंडार एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लिथियम आयन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अर्जेंटीना के अंदर पाया जाता है, और अर्जेंटीना की सरकार के साथ हमारे अच्छे संबंध भी थे। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल आयुष स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।